इस सवाल के साथ कि क्या वोट की खातिर सनातन का अपमान कर रहा है विपक्ष। ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा, कल भी पूछा, जब उन्होंने कहा कि डीएमके का साथ देने की आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी हो सकती है, वो डीएमके जो लगातार सनातन पर हमला करती है। आज भी एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों को जो सनातन का विरोध करते हैं उनको समझना चाहिए कि संविधान बनाने वाले भी 80 से 90% लोग संसद में सनातनी थे। तो क्या वाकई सब कुछ वोट के लिए हो रहा है? एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले आपसे, क्या ये सब कुछ वोट के लिए कर रहा है विपक्ष? देखिए, उनको लगता है कि सनातन का विरोध कर कर, हिंदुत्व का विरोध कर कर हम कुछ वोट बैंक को टारगेट कर लेंगे और कुछ हम वोट उन लोगों के हम ले लेंगे, परंतु ऐसा होने वाला नहीं। हालांकि उनके मन में ऐसी बात है, नहीं तो जिस प्रकार से सनातन को लेकर अपशब्द इस्तेमाल किए गए, जिस प्रकार की भाषा सनातन को लेकर डीएमके के नेता दयानिधि ने बोली, स्टालिन ने बोली, और उसके बाद चिदम्बरम साहब के बेटे ने भी उस प्रकार की भाषा का समर्थन किया। प्रियंक खड़गे, जो खड़गे साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। और सिर्फ यही बात नहीं रुकती कि सनातन का विरोध करेंगे, आप राष्ट्रीय विचारधारा का भी विरोध कर रहे हैं। अभी वायनाड के अंदर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि आप अपना झंडा नहीं लहराएंगे क्योंकि आपके झंडे में तिरंगे का रंग दिखता है कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने कह दिया, उनके पार्टी अध्यक्ष ने कह दिया केरला के कि हाँ, हम अपना झंडा नहीं लहराएंगे, उसमें तिरंगे का रंग है। तो ये पूरी जो मानसिकता और सोच है, ये है मूल जड़ में कि हमको किसी भी ढंग से एक वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी हद तक जाना है, और उसके चलते हुए हम एक वोट बैंक को नाराज करें, वो उसको उपहास उड़ाएं, हम उनको चढ़ाएं, वो अपनी जगह है, हम उनको गाली भी निकालें तो भी चलेगा, परंतु एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करना है। ठीक है, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब भी जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला, आपसे भी समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कल ये सवाल किया कि आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि सनातन को कोसने वाले डीएमके के साथ तमिलनाडु में खड़ी है। एक पूरी क्रोनोलॉजी है जिसका जिक्र अभी आरपी सिंह साहब कर रहे थे, वो एक के बाद एक नेताओं का जिक्र कर रहे थे, सिर्फ डीएमके के नहीं, विपक्ष के बाकी कई नेताओं का, जो सनातन पर सवाल खड़ा करते रहे। क्या आपके हिसाब से मजबूरी हो सकती है? क्या वाकई एक खास कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए सब कुछ कर रहा है विपक्ष? खास कम्युनिटी, हम साफ साफ बात करें, आप कहना चाहते हो मुसलमान, कह दीजिए ना सर। क्यों उस पंच को छोड़ते? बोल दीजिए मुसलमान, कर देते हम मुसलमानों को डिमोनाइज। क्योंकि सर, मुसलमान, माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार मुसलमान को बुरा लगेगा अगर कोई हिंदू मंदिर में जाता है? मतलब कोई लॉजिक है सर? आप और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपने मुसलमान शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं किया क्योंकि आप भी जानते हैं गलत है, वरना आप कह देते। मैं छाती ठोककर आपके शो पे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का इशारा उस दौरान था। तो ये झूठ है, गलत है, इसलिए आप वो शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। क्यों प्रधानमंत्री करे? जब प्रधानमंत्री जी के पास सब कुछ है, जीतने वाले ना, 400 पार करने वाले, तो मुसलमानों को डिमोनाइज करते क्या मिलेगा? एक खास कम्युनिटी। अब आते हैं सवालों पर। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा। राम सेतु, जिस पर कांग्रेस का एफिडेविट था कि राम सेतु, राम जी काल्पनिक है। चंद्रचूड़ जी, वर्तमान चीफ जस्टिस, बार बार तुषार मेहता से पूछते वर्तमान सरकार का राम सेतु पे क्या स्टैंड है, कोई जवाब नहीं देती। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछा गया था कि आपका क्या स्टैंड है राम सेतु को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, सैटेलाइट से तो भैया हमें दिखता नहीं, ऐसा कोई राम सेतु है नहीं। पार्लियामेंट के अंदर कहा था। नरेश अग्रवाल जी ने क्या क्या नहीं कहा था भगवान राम, भगवान विष्णु के बारे में, क्या क्या? सपा ने उनको बाहर निकाला पार्टी से, भाजपा ने उनको पार्टी के अंदर लिया। महेश शर्मा जी ने मां सीता के बारे में क्या कहा था, उनके जन्म के बारे में, भाजपा ने उनको पे कोई एक्शन लिया, उनको दोबारा से टिकट दिया, दोबारा से उनको एमपी बनाया। मां दुर्गा के बारे में, आज अष्टमी है, मां दुर्गा के बारे में दिलीप घोष जी ने क्या क्या नहीं कहा। अगर मैं आपके शो पे उन शब्दों को रिपीट करूं, आप और मैं, अनुराग जी, दोनों पे 153 to 95 होगा। भाजपा ने उनको प्रमोट करते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। और बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से क्या इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा लिया ही नहीं लिया? 5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए, ये तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का डेटा दिखाता है। अब कहते नहीं वैसा नहीं ऐसा है। भैया, जो बीफ एक्सपोर्ट करता है आप उनसे पैसे क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो भाजपा के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। इस चीज को सोचिए अनुराग जी, ये हिंदू मुसलमान क्यों करें? मैं अपनी बात इससे समाप्त करता हूं, क्योंकि इनके पास अपना कोई मॉडल नहीं दिखाने के लिए, इसलिए। और मुझे बुरा लगता है कि प्रधानमंत्री जी, तहसीन, जो आप कह रहे हैं वो बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन उदयनिधि स्टालिन को किसने कहा कि आप सनातन का अपमान कीजिए? प्रियंक खड़गे को क्या मजा आ रहा था सनातन पर सवाल खड़ा करने का?
कार्ति चिदम्बरम क्यों प्रियंक खड़गे के साथ सब यहां पर खड़े हो रहे थे, क्यों नवरात्र में मछली दिखाई जा रही थी और सावन में मटन बनाया जा रहा था। ये सब कुछ बीजेपी तो प्लान नहीं कर रही है ना, अपोजिशन के नेता ही कर रहे हैं, जाने अनजाने सोचकर गलती से, वही तो मुद्दा बन रहा है। मैं एक लाइन में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज नवरात्रि का पावन अवसर है, तो माँ दुर्गा माताओं की और शक्ति की पूजा होती है। क्या एक ही परंपरा है पूजा की? मेरी पत्नी हिंदू है, वो माता की पूजा करती है, वो अपनी बलि चढ़ाती है अपने। तो क्या वो हिंदू नहीं है? भाजपा बताएगी हिंदू कौन है? ये हिंदू मुसलमान भाजपा नहीं बताएगी हिंदू कौन है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं हो सकता ना कि एक खास धर्म को आप बार बार इस तरीके से टारगेट करें। कौन सा खास धर्म? आप बताइए मुझे। मुसलमान, ठीक है, मुसलमान को क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए, मुसलमान आप क्यों नहीं कह रहे मुसलमान शब्द? आप इसलिए नहीं कह रहे? मैं कहूंगा तो फिर आप ही को आपत्ति होगी कि आप इस तरीके से तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मुझे तो इस सवाल को पूछने में कोई दिक्कत नहीं थी। इस देश की इकलौती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को अपने पास रखती हैं तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इस देश की इकलौती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर कहती हैं कि मुहर्रम पहले होगा, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन बाद में होगा, तो क्या ये गलत है? क्या मैं फैक्चुअली कुछ गलत बोल रहा हूं? ये सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन जिस तरीके से बयान देते हैं सनातन को लेकर, क्या आप उसको स्वीकार सकते हैं? क्या आपके परिवार में सनातन को लेकर उस बयान को स्वीकारा जा सकता है? अगर नहीं स्वीकारा जा सकता तो कोई और बाकी सनातनी कैसे स्वीकार लेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैंने उदयनिधि स्टालिन का मैंने खंडन किया, लेकिन वही खंडन महेश शर्मा का भाजपा वाले नहीं करते। नरेश अग्रवाल की बेटी को मिनिस्टर बनाया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्या माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी में मेजॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान है। तहसीन माफ कीजिए, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा। सुशील, एक ही लाइन, क्योंकि आपने सवाल उठाया, मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक हिंदू जिसमें हिंदी बोलना नहीं आता, क्या वो दिल्ली में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं हो सकते? क्या ये तो तहसीन एक लंबी बहस हो जाएगी, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि इस देश में माइनॉरिटी में मेजॉरिटी का मतलब मुसलमान ही होता है। मैं उस शब्द का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब जानते हैं। सुशील पंडित, क्या विपक्ष के इस तरीके के आरोपों पर, सवालों के पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा आपको नजर आता है? जानबूझकर टारगेट किया जाता है या ऐसा कुछ नहीं है, बेवजह के मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसा तहसीन कह रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए अनुराग जी, आप शिष्टाचारवश संकोच में संवेदनशीलता के चलते अगर नाम ना लें तो आपका दोष, आप डंके की चोट पर नाम लें तो आप सांप्रदायिक हैं। यहाँ तो जो लॉजिक चल रहा है वो है चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का है। आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, घुमा फिराकर इधर उधर करके जबानी जमा खर्च करके कि हाँ स्टालिन ने कहा था मैं विरोध करता हूं, मैं खंडन करता हूं, प्रियंक ने कहा था तो मैं खंडन करता हूं, कार्ति ने कहा था खंडन करता हूं। लेकिन अरे साहब, आपके खंडन से क्या कांग्रेस की राजनीति बदल रही है? क्या उनका गोलबंदा जो घमंडिया गठबंधन है वो टूट रहा है? क्या उनके वोट के गणित में कोई फर्क पड़ रहा है? ये जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको मुद्दों के ऊपर क्या कार्रवाई की उसका जवाब देना पड़ेगा, और उसका जवाब ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। उसका जवाब सीधे सीधे ये है कि आपने जो कहा उस पर आप कहां खड़े हैं। किसी एक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति का जबानी जमा खर्च मीडिया शो में कह देना उसकी क्षतिपूर्ति नहीं है। ठीक बात। अब रही बात प्रधानमंत्री ने क्या कहा। देखिए, ये चुनाव का समय है। चुनाव के समय में राजनीतिक दल वोट के लिए गधे को भी बाप बनाता है, और किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक नेता का ऐसा रवैया नहीं है। ये सबका है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई नगर का पार्षद हो या पंचायत। अब अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि विपक्ष ने पिछले कुछ महीनों सालों में अपने आचरण से, अपने वक्तव्य से अपने आप को एक कोने में घिरवा लिया, और आज समय आया है उनसे सवाल पूछने का, तो क्यों कोई राजनीतिक नेता ये मौका हाथ से जाने दे? बिल्कुल ठीक बात है। क्यों विपक्ष ने अपनी हालत ऐसी कर ली है कि आज इन सवालों का जवाब देते बनता नहीं है, भागकर दूसरे मुद्दों पर आना पड़ता है। उन्होंने ये मौका तश्तरी में रख के दिया है प्रधानमंत्री। बिल्कुल। उदयनिधि स्टालिन, प्रियंक खड़गे, कार्ति चिदम्बरम, स्वामी प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी का बयान शक्ति को लेकर, ममता बनर्जी, और इस तरीके से तमाम विपक्ष के नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक वैसे ही जैसा तहसीन भी गिना रहे हैं कि बीजेपी में भी जो नेता आज हैं उनके भी विवादित बयान रहे। लेकिन दानिश कुरैशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए
ये जो मटन की मौज ली जा रही है, ये दरअसल में इसकी मंशा कुछ दूसरी है। मैं कुछ कहूंगा तो मुझ पर हमला होने लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर नवरात्र में मछली और सावन में मटन बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे वजह कुछ और है। हो सकता है कि किसी खास मजहब को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई इस देश की राजनीति ऐसी है कि खास कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए सनातन का अपमान करेगा विपक्ष? दानिश कुरैशी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बयान है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे सुनिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उसके बजाय वो इस पर बात कर रहे हैं कि देश का नागरिक जो है वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नवरात्रि में खाना चाहिए और क्या दूसरे त्योहारों पे खाना चाहिए। सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि सबसे बड़ा सवाल मुझे तो ये लगता है कि जो मित्र, हमारे मीडिया मित्र वहाँ गए थे, उनको इनसे ये पूछना चाहिए कि ये रोज़ सुबह और शाम जो चीन के लद्दाख की बॉर्डर पे ये जो रोज़ ये मामला चलता है, इस पर कोई सवाल आया? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उनका भी जवाब आप देखेंगे तो आपको राजनीति ही नज़र आएगी। मुझे ये बता दीजिए कि देश में इतनी बड़ी आबादी है, क्या देश में सिर्फ अकेला एक वर्ग मुसलमान ही मांसाहार करता है, दूसरा समाज मांसाहार नहीं करता? और रह गई बात कि अगर स्पेसिफिक आप किसी धर्म के त्यौहार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके धार्मिक त्यौहार की बात करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नास्तिक नहीं होकर भी आस्तिक होते हैं, बावजूद इसके वो अपना धर्म पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते। ऐसे आपको मुसलमानों के यहाँ भी शराबी लोग भी मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर किसी ने अपने मज़हब का जो भी त्यौहार है उसका फॉलोअप नहीं किया, तो देश की राजनीति पर देश के प्रधानमंत्री को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उसके बजाय रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत, आज़ाद भारत का ये सबसे बड़ा अफसोसनाक मौका है जब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात। लेकिन दानिश कुरैशी, क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम आपकी पॉलिटिकल पार्टी को तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए? वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका मतलब ही यूनिटी ऑफ मुस्लिम है, एक खास मजहब पर आधारित जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सेकुलरिज्म पर चिंता जताए तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। अच्छा, तो शिवसेना भाजपा के साथ अलायंस में महाराष्ट्र में सरकार बनाए तो वो शिवसेना है, वो अटपटा नहीं लगता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको अच्छा लगता है। अगर पंजाब की बात करें तो अकाली दल आपको अटपटा नहीं लगता, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अटपटा लगता है। मुझे तो यही अटपटा समझ में नहीं आता कि मोदी जी को सिर्फ आपको खाने का अटपटा लगता है, चीन अटपटा नहीं लगता। ये जो इनकी सुविधा आरपी सिंह साहब, ये आपने सुना दानिश कुरैशी को, तहसीन पूनावाला को, ये करें कि सेलेक्टिव अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी की, जिन जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। आरपी सिंह साहब, देखिए, तहसीन पूनावाला साहब आधा झूठ आधा सच बोल रहे हैं। तेजिंदर सिंह ने ये नहीं कहा कि राम काल्पनिक थे। यूपीए के राज में जो हल्फनामा दाखिल किया था, हालांकि बाद में उन्होंने फैसले में बदला, परंतु दाखिल ये किया कि राम तो काल्पनिक थे। अगर ये सोच की बात है, मैंने जो कहा ना, और फिर जिस प्रकार से भद्दी भाषा उदयनिधि स्टालिन ने बोली, उसका समर्थन उनकी पार्टी के लोगों ने भी किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी उसका समर्थन किया। आज तक एक बार भी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत बोला गया। और इतनी ऐसी भाषा इस्लाम के बारे में या किसी और धर्म के बारे में बोल दी गई होती तो क्या कहा जाता, सर तन से जुदा के नारे लग जाते। परंतु कांग्रेस ने तो चुप्पी साधी रखी और एक अक्षर नहीं बोला जी। हम नहीं कहते कि आप सर तन से जुदा की बात करो, परंतु आप ये तो कहो कि हाँ गलत है। और ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के जो नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, वो गौरव वल्लभ हो, वो रोहन गुप्ता हो, जहाँ और जितने उनके प्रवक्ता है, बाकी लोग छोटे, सबके सब कह रहे हैं। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब पूछिए उनसे। और जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का, एक मिनट सर, मैंने टोका नहीं बीच में सर, प्लीज। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के लिए निमंत्रण मिला तो उसमें भी बहिष्कार किया। अरे अच्छा, आपको तब बहिष्कार करना था तो अब चलिए, अब रामनवमी आ रही है, अब हो आइए आप, इससे बड़ा अच्छा दिन क्या हो सकता है। परंतु अभी तक तो कोई संदेश है नहीं। और ये तब था जबकि इन्होंने विरोध किया, और उस विरोध के बावजूद उन लोगों ने उनको निमंत्रण दिया जिन पर गोलियां दागी गई थी। दानिश कुरैशी आपके साथ है इस वक्त स्क्रीन पर, की हत्या कर दी गई थी। उनका सवाल एक बार सुनिएगा आप और जवाब भी दीजिएगा। दानिश कुरैशी, क्या सवाल आपका आरपी सिंह साहब से?
मतलब मेरा सवाल यही था कि चीन के मामले में देखिए बहुत चालाकी के साथ उन्होंने जवाब नहीं दिया सिंह साहब ने। मैं ये कह रहा हूं कि देश का जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, चाहे मणिपुर में जो हालात हुए, आप देखिए 3 महीने तक प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर नहीं निकले उस पर बात करने के लिए। जब महिलाओं के साथ बर्बरता वहां हुई उसके बाद वो बाहर निकले। चीन के मामले में हमने 10 बार उनसे कहा, लेकिन पहले तो ये सुनिए 10 सेकंड और अनुराग 10 सेकंड और सुनिए। मैं आपको बताऊं, देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि चीन में कोई नहीं घुसा, बाद में ये कहा कि पहले वो आए थे फिर वापस लौट गए। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना पड़ा उनको? ठीक है, आरपी सिंह साहब, बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं आप। जी मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने सुना और ये भी सुनेंगे। मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के तल पर पटल पर जवाब दिया और इन सब लोगों ने बहिष्कार किया, बायकॉट किया और नारेबाजी करी, ये सबने देखा। दूसरी बात, चाइना के मामले में प्रधानमंत्री जी को अलग कर दीजिए, देश के जो सेनाध्यक्ष हैं उनका बयान सुन लीजिए, मैं आपको भेज देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत का 1 इंच का टुकड़ा भी चाइना ने नहीं कब्जाया। कैसे अलग कर सकते हैं? ये उनका बयान, पूछिए देश के प्रधानमंत्री को कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक है, माफ कीजिए, मैं दोनों को दो बातें पूछूंगा। दानिश कुरैशी साहब, आपने सवाल पूछा, आरपी सिंह साहब ने अपना जवाब दिया, लेकिन तहसीन पूनावाला, ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। आरपी सिंह साहब आपकी बात हो गई। तहसीन पूनावाला, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिनाएंगे और बीजेपी के प्रवक्ता गिनाएंगे कि देखिए साहब, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया, केदारनाथ धाम का हम कायाकल्प कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वैद्यनाथ धाम के लिए हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, 4 धाम के लिए हाईवे कॉरिडोर का काम हो रहा है, कामाख्या देवी के लिए कॉरिडोर का काम हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की वो क्रोनोलॉजी बताएंगे कि देखिए पंडित नेहरू का मतलब हिंदू कोड बिल वर्सेस सोमनाथ मंदिर और मुस्लिम पर्सन लॉ, इंदिरा गांधी का मतलब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड को बनाना, राजीव गांधी का मतलब शाबानो का फैसला, या फिर यूपीए का वो जिक्र कर रहे हैं लगातार 2005 का वो कम्युनल वायलेंस बिल 2005। क्या आपको लगता है कि एक नैरेटिव तो बनता है कांग्रेस के खिलाफ खासकर? बिल्कुल नहीं, कोई कम्युनल वायलेंस बिल आया? देखिए अनुराग जी, 3 बार कोशिश हुई वैसे तहसीन भाई। हाँ ठीक है, कोई भी ड्राफ्ट बिल आया होगा, क्या कोई बिल आया? क्योंकि हर बिल पे बातचीत होती है। अब वो कम्युनल वायलेंस बिल मैंने पढ़ा था, उसके कई प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मासुका के अंदर उसको अपनाया और इस सरकार ने उसी प्रावधान को डाले। कम्युनल वायलेंस बिल में मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं है, मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं उस ड्राफ्ट के अंदर, माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग है और उस माइनॉरिटी की डेफिनेशन ऑब्जेक्शन है। क्योंकि इस बिल पे मैंने काम किया था, कहते कोई भी माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जब मैं कहता हूँ आप मुझे टोकते क्यों? यानी कि एक हिंदू जो दिल्ली में रहता है लेकिन वो हिंदी नहीं बोल सकता, वो भी एक माइनॉरिटी होता है, उसकी डेफिनेशन है। लेकिन प्रधानमंत्री मुसलमानों की बात करते हैं, ये झूठ है और झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस बिल पे मैंने काम किया है, मैंने कहां से उस मुसलमान शब्द, अब कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने उस पर काम किया, कहां मुसलमान शब्द लिखा हुआ है बताइए? नहीं, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जब ये कहा जा रहा है कि हम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाएंगे, आजादी देंगे, तो फिर सवाल हो रहा है कि भाई अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इतनी फिक्र है, पर्सनल लॉज की इतनी फिक्र है, तो फिर अयोध्या का जिक्र क्यों नहीं है? जवाब दे रहा हूं ना। हाँ अनुराग भाई, मैं आपका सवाल समझ, मैंने इस पे काम किया, सुन लीजिए। पर्सनल लॉज में रिफॉर्म लाएंगे, उसका मतलब क्या है? आपको 4 शादी चाहिए? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप ही तो इसी के खिलाफ है, तो रिफॉर्म लाना है या नहीं लाना है? नहीं, आप आजादी की बात लाना नहीं। दूसरी चीज, प्लीज आप मुझे टोके मत। गुजरात के अंदर मैत्री करार नाम का एक प्रक्रिया चलती है, मैत्री करार, जहां पे एक हिंदू आदमी ऑफिशियली शादीशुदा होने के बावजूद एक गर्लफ्रेंड रखता है। ठीक है सर, वो तो झारखंड और नॉर्थ ईस्ट तमाम जगह पर है। अरे सर, हर सेंटेंस में अगर आप टोके तो फिर मैं नहीं बोलता तहसीन भाई, थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है, इसलिए संक्षेप में। तो मैं बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। हम मुसलमान बैशिंग नहीं कर रहे, मेरी आपसे ये अपेक्षा है, तो बोलने दीजिए। तो अगर पर्सनल लॉ में हम रिफॉर्म चाहते हैं, गोवा के अंदर एक हिंदू आदमी 30 साल की उम्र से अगर उसके पास लड़का नहीं हुआ, वो दूसरी शादी कर सकता है। पर्सनल लॉ में रिफॉर्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ? तो फिर नहीं, जो आप कह रहे हैं अगर यही मंशा भी है तो जरूर अच्छी बात है, होना चाहिए। आप बताइए मुझे। लेकिन सुशील पंडित साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल आलोचक करते हैं, वो करते हैं कि देखिए साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान किया जा रहा है, तो जो मौजूदा सरकार है वो भी तो एक खास मजहब को टारगेट करे। यूसीसी का मतलब क्या हुआ? फिर सीए में मुसलमानों को नागरिकता पड़ोसी मुल्क का ना देना, उसका क्या मतलब हुआ? मदरसों को खास तरीके से टारगेट करना, इसका मतलब क्या हुआ? सुशील पंडित साहब देखिए, ये परंपरा कांग्रेस में बहुत पुरानी चली आ रही है। 1956 में जब हिंदू कोड बिल के नाम पर हिंदू रीति रिवाजों में सुधार का काम हुआ था, तब नेहरू जी से पूछा गया था कि केवल हिंदू क्यों, मुसलमानों में क्यों नहीं?
तो उन्होंने कहा था कि अभी मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट तैयार हुई तो राजीव गांधी ने संसद से कह करके पलटवा दिया। आज वो कांग्रेस कह रही है कि हम माइनॉरिटीज के लिए पर्सनल लॉ में रिफॉर्म करेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जी, रिफॉर्म्स के बाद उन्होंने किया क्या है? और दूसरी बात, जहां तक हिंदू समाज की बात है या अन्य समाजों की बात है, वहां ये लोग बढ़ चढ़ के गरियाते हैं, यहां लांछन लगाते हैं, ठीक है। ह्यूमिलिएट करते हैं और आज फिर सफाइयां देते हैं। ये बात नहीं चल पाएगी। ठीक। आरपी सिंह आप दोनों साहब, नावों में ये सवार होकर मुद्दा के नहीं जा लगातार आप सकते। जमीन तक पहुंचाएंगे 2024 के चुनाव में इसी आरोप के साथ कि सनातन को टारगेट किया जा रहा है? 30 सेकंड, बहुत संक्षेप में। हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है ये कि आप देश की जो मूल धाराएं हैं उसके ऊपर अगर कुठाराघात करेंगे, उस पर कटोच करेंगे, तो हम तो प्रश्न उठाएंगे, हम लोगों तक लेकर जाएंगे कि किस प्रकार राम को काल्पनिक बताया जाता रहा और किस प्रकार से राम मंदिर ना बने इसके लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर विरोध किया और किस प्रकार सनातन के लेकर गालियां निकाली जाती है, भद्दे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और उस पर कांग्रेस चुप रहती है, चुप्पी साधी रहती है, ये भी बताएंगे। और किस प्रकार से पर्सनल लॉज लाने की बात करते हैं, मतलब ये ट्रिपल तलाक वापस लाना चाहते हैं।